रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस की समाअत चल रही थी तो इमरान खान की जानिब से एडवोकेट हामिद ख़ान को तब्दील करके नईम बुखारी की बतौर वकील खिदमात को हासिल किया गया था। और जब नईम बुखारी साहब सुप्रीम कोर्ट में आते थे पनामा केस में आर्गू करने के लिए, तो मुझे याद है कि मैंने उनसे सवाल किया था कि इस केस में जो आप दलाइल दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप ये पनामा का मुकदमा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जीत जाएंगे? तो मेरे सवाल पे नाज़रीन नईम बुखारी साहब ने एक तारीख़ी जुमला कहा था कि मुकदमा जो है वो वकील नहीं हारता, मुकदमा जो है वो क्लाइंट हारता है, मौक्किल हारता है। ये जो नाज़रीन जुमला था नईम बुखारी साहब का, या जो जवाब था मेरे सवाल पे, ये उन दिनों नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आज नाज़रीन इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है जो मुख्तलिफ़ केसेस में पेश होती है, उस लीगल टीम ने, इमरान खान साहब के वकला ने नईम बुखारी साहब का ये जो तारीख़ी जुमला था इसकी याद को ताज़ा कर दिया है। इमरान खान की लीगल टीम को चालाकी महंगी पड़ी है। तो नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ तो इस खबर से करेंगे कि ये क्या मामला है, क्या किया इमरान खान साहब की लीगल टीम ने। इसके बाद हम बात करेंगे मुर्शद से, मुर्शद की मुलाकात, और फिर ख़बर ने धूम मचा दी। ये कौन सी ख़बर है, कौन सा मुर्शद किस से मिल रहा है, किस मुर्शद से मिल रहा है, और फिर ये गंडापुर साहब ने क्या अजीबो गरीब किस्म का जो है वो स्टेटमेंट दे डाला कि आर्मी चीफ़ को फांसी पर लटकाने का ऐलान कर दिया। तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जैसे मैंने कहा कि नईम बुखारी साहब की जो तारीख़ जुमले की यादें ताज़ा की हैं खान साहब की लीगल टीम ने, इस खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ जो डिस्ट्रिक्ट या सेशन अदालत में हुआ जो इद्दत निकाह का मुकदमा, जिसमें इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया, बल्कि जज साहब ने पूछा कि आपने बुशरा बीबी साहबा की तरफ से अर्ली हेयरिंग की अपील की, अर्ली हेयरिंग की आपने दरख्वास्त फ़ाइल की है, बुशरा बीबी साहबा की आपने जो सज़ा है, सेंटेंस है, उसकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की है, लेकिन इस केस में तो अक्यूज़ तो दो हैं, एक बुशरा बीबी साहबा हैं, दूसरे इमरान खान साहब हैं। तो एक जो मुल्ज़म है या मुल्ज़मा है उसकी सस्पेंशन की अर्ली हेयरिंग की अपील की, अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन आप फ़ाइल कर रहे हैं, तो दूसरे जो मुल्ज़म है इमरान खान, उनकी अर्ली हेयरिंग आपने क्यों नहीं फ़ाइल की कि अपील पे जल्द समाअत की जाए? इमरान खान साहब की सेंटेंस जो सस्पेंशन है वो आपने पटिशन क्यों नहीं दायर की? तो इस पे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि हम पटिशन दायर कर देंगे, लेकिन आप अदालत ऐसा करे कि आप दोनों केसेस को क्लब करके इस पे ऑर्डर फरमा दें। तो जज साहब ने कहा कि जनाब ऐसा नहीं होगा, आपको ये चीज़ बैलेंस करना होगी। मैं अगर अभी फ़ैसला कर दूँ तो मैं तो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दूँगा, तो आप पटिशन फ़ाइल करें। तो वो हाथ से लिखी एक पटिशन अदालत में दायर की गई। उस पर भी जज साहब ने कहा कि इसमें आपने रिस्पोंडेंट का कि मुखालिफ कौन है इस केस में आपका, आपने उसका नाम नहीं लिखा, यानी खावर मानिका आपने नाम नहीं, खावर मानिका का नाम नहीं लिखा आपने, बयान हल्फी भी आपने जमा नहीं कराया। तो इस एप्लीकेशन पे मैं क्या करूं? लेकिन फिर जज साहब ने जैसे कैसे दलाइल सुनने के बाद नोटिस कर दिया इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर भी, जो उस वक्त अदालत में दी गई, बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पे, सस्पेंशन एप्लीकेशन पे, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त पे, और 11 जून तक मामला चला गया। और अगर आज ये काम पहले किया होता तो फिर सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर शायद इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम के गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दलाइल भी हो जाते। लेकिन चूँकि काम पूरा नहीं था, गलतियाँ थीं, गैर जिम्मेदारी थी, तो मामला 11 जून तक चला गया। अब नाज़रीन आप ये देखें, ये मामला तो जो कुछ हुआ, अब यानी इसमें हुआ क्या है कि सस्पेंशन की एप्लीकेशन पे नोटिस तो चले हो गया, मामला जज जो अफजल मंजूका साहब हैं उनकी अदालत में ज़ेर समाअत आ गया, ज़ेर इल्तवा आ गया। अब वहाँ से ऑर्डर लेके आए हैं। अब आप चालाकी देखें कि खान साहब की लीगल टीम ने, सलमान सफदर साहब ने, उनका अपना प्लान है, उनका अपना एक ज़ाहिर सी बात है कि लीगल एक्यूमेन है। सलमान सफदर साहब ने बुशरा बीबी साहबा की जो सेंटेंस है उसकी सस्पेंशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अब हाई कोर्ट में नाज़रीन जो बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त दायर की गई, उसमें यह कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ शवाहिद नहीं, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो मुकदमा है बेबुनियाद है और इसमें सज़ा नहीं हो सकती थी। बदतरीन हालात में बुशरा बीबी साहबा को रखा गया है। भाई बुशरा बीबी अगर डयाला जेल में बदतरीन हालात में हैं
तो बनी गाला में फिर वो ठीक थी, बनी गाला में तो उनके पास तमाम सहूलियात थी, इमरान खान साहब का घर था, तो फिर वहाँ पे रहती। आपने ख़ुद उनको अडयाला जेल में लेके गए, अडयाला जेल में उनको जो आम सेल है वहाँ पे रखा गया है, तो फिर अब बदतरीन हालात हैं या बेहतरीन हालात हैं वो तो फेस करना पड़ेंगे। लेकिन इस पिटीशन में नाज़रीन, इस एप्लीकेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा को मुअत्तल करके उनको रिहा किया जाए। उनकी अब रिहाई, गिरफ्तारी बनती नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जब आप, कानून ये कहता है कि जब आपने निचली अदालत में आपने एप्लीकेशन दायर कर दी है, वहाँ पे नोटिस हो चुका है, तो आप ऊपर वाले फोरम पे नहीं आ सकते। नीचे वाली अदालत के उस फैसले के ख़िलाफ़ तो आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया हो, लेकिन जहाँ पे अभी फ़ैसला ही नहीं हुआ आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते। तो पिटीशन तो नाज़रीन दायर कर दी। इस पे नाज़रीन फिर मामला ये हुआ है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से इस पिटीशन पे एतराज़ात लगा दिए गए। 4 नाज़रीन एतराज़ लगाए गए हैं, 3 एतराज़ लगाए गए हैं इस पिटीशन पे, बुशरा बीबी साहिबा की सेंटेंस सस्पेंशन की एप्लीकेशन पे। एक तो कहा गया कि जब नीचे ये दरख्वास्त आपकी ज़ेरे इल्तवा है, उस पर नोटिस हो चुके हैं, तो यहाँ पे हाई कोर्ट में आप कैसे दायर कर सकते हैं। फिर कहा गया कि चलें आपने दायर कर दी, ये तो दिखाएं कि नीचे वाली अदालत से आपके ख़िलाफ़ कौन सा फ़ैसला आया है, यानी अफजल मंजूका साहब ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है जो आपने ये सस्पेंशन की एप्लीकेशन दायर कर दी। तो एक तो ये दूसरा एतराज़ लगा है। और तीसरा ये कहा गया कि क्या 2 मुख्तलिफ अदालतों से एक जैसा रिलीफ मांगा जा सकता है, यानी मंजूका साहब से भी आप ये कह रहे हैं, अफजल मंजूका साहब से, कि बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा आप सस्पेंड कर दें, और हाई कोर्ट से भी आप वही रिलीफ मांग रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन नॉर्मली होता है कि जब कोई एतराज़ लगता है तो पिटीशन वापस हो जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि या तो आप एतराज़ रिमूव कर दें, या दूसरी सूरत में होता है कि वो जो पिटीशन आपकी होती है वो ऑब्जेक्शन के साथ ही जज साहब के सामने, सिंगल बेंच के सामने समाअत के लिए लगा दी जाती है। तो पीर को या तो एतराज़ रिमूव कर देंगे, या एतराज़ात के साथ हाई कोर्ट के जो जज हैं, कोई भी जज हैं, वो समाअत कर लेंगे, और करना यही पड़ेगा। सबसे पहले इन ऑब्जेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, और इन नाज़रीन ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो रिमूव नहीं हो सकते। नीचे वाली अदालत पहले मंजूका साहब फैसला करेंगे, फिर हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो ये बिला जवाज़ की एक पिटीशन दायर की गई है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ये पिटीशन डिसमिस होनी है, तो किसका कसूर है, ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत क्या है, और इस हरकत का या इस फैसले का कानूनी जो हिकमत अमली बनाई गई, इसका नीचे वाले जज के माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी नाज़रीन एक सवाल ज़रूर है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। अब ये नाज़रीन सिर्फ लीगल टीम का मामला नहीं, तहरीक इंसाफ में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी ऐसे चल रहा है। आप देखें कि पहले जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए तो फैसला हुआ कि ज़ैन कुरैशी को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाया जाएगा। वैसे नाज़रीन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है ना, वो अपना बल्ले के निशान के बाद कौन सा है, मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पूछा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर कौन है। तो फैसल सदीकी साहब को पता ही नहीं था। फैसल सदीकी साहब को तो चलो नहीं पता था, इवन के बैरिस्टर गौहर साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, वो भी उठ के नहीं आए, उन्होंने भी अदालत को नहीं बताया, बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर कौन है। अब बताते कैसे, कोई था ही नहीं, क्योंकि फड्डा चल रहा था। पहले ज़ैन कुरैशी को बनाने का फैसला किया गया, फिर हामिद रज़ा साहब का नाम आ गया सामने कि हामिद रज़ा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो पार्लिमानी लीडर होंगे। फिर नाज़रीन नाम चला साहबजादा महबूब सुल्तान साहब का, वो बेल भी मुंडे नहीं चढ़ सकी। अब नाज़रीन मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला हुआ है, और उनके साथ ज़ैन कुरैशी और अहमद चट्ठा साहब हैं, वो डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। तो बिला आखिर ये फैसला हो गया। अब अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को भी बताया जाएगा कि मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा जो हैं हमारी पार्लिमानी लीडर हैं। चलें, अच्छा हुआ कि चलें एक फ़ैसला तो हुआ अल्लाह अल्लाह करके। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो मामला है गंडापुर साहब का, जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि आर्मी चीफ़ को फांसी लगाने का वक्त आ गया है, यानी वक्त आ गया है तो आप फांसी लगाने का ऐलान कर रहे हैं। कल नाज़रीन आपको पता है
कि जो तहरीक इंसाफ ने वो एक तहरीक बनाई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, और सवात में वहाँ पे जलसा हुआ। अब नाज़रीन, जलसा सवात का फ्लॉप था, कामयाब था, इस बहस में जाए बगैर मैं सिर्फ बात करूँगा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस जलसे से खिताब किया। चंद उनकी बातें मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे कि ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, इनका कॉल क्या है, इनका फेल क्या है। अब नाज़रीन, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि 1971 को तुमने भुट्टो को इक़्तिदार देने की खातिर मुल्क को 2 लाख कर दिया। वैसे नाज़रीन, यहाँ पे अपनी इस तकरीर में गंडापुर साहब ने हम बॉर्डर के इस पार हों, पख्तून बॉर्डर के इस पार हों या पख्तून बॉर्डर के उस पार हों, ऐसी भी कोई बातें की हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे अपने एक साथी के साथ रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो सका। ये जो बॉर्डर की बात की ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के उस तरफ अफ़गानिस्तान की साइड पे, ये पख्तूनों के हवाले से गंडापुर साहब ने क्या बात की है, ये नाज़रीन मुझे बड़ा हसास मामला लगता है। तो मैं इसकी अपने किसी साथी सहाफ़ी से कन्फर्मेशन करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कल जो गंडापुर साहब ने ये कहा कि तुमने भुट्टो को इक़्तिदार की खातिर मुल्क को 2 लाख कर दिया, ये तुम किसको कह रहे थे गंडापुर साहब? ये फ़ौज को कह रहे थे। गंडापुर साहब किसको कह रहे थे? फ़ौज को कह रहे थे। अब इनके अपने जो वालिद साहब हैं वो भी फ़ौज में रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं नाज़रीन सुने। अब वो कहते हैं कि जब मुल्क 2 लाख हो गया, भुट्टो को इक़्तिदार देने की खातिर आपने सब कुछ किया, तो ना अब वो जो बांग्लादेश बन चुका है वो पाकिस्तान वापस आ सकता है, ना भुट्टो वापस आ सकते हैं। और फिर आज एक और बड़ी मानी खेज उन्होंने बात की कि भुट्टो जिसको इक़्तिदार देना था वो बाद में फांसी चढ़ गया। अब ये जो नाज़रीन बात खान साहब गंडापुर साहब कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि वो क्या बात कह रहे हैं। आज जो ऐसे हालात ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गो के वैसे हालात 71 वाले हालात के साथ ममासलत मौजूदा हालात की बनती नहीं है, तो बहरहाल तर्ज़ा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, जनाब ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि वक्त आ गया है कि आइन तोड़ने वालों को फांसी पे लटकाएं। क्या कहते हैं? वक्त आ गया है कि आइन तोड़ने वाले को फांसी पे लटकाएं। अब नाज़रीन, आइन किसने तोड़ा पाकिस्तान में आखिरी मरतबा? वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तोड़ा। परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाई। अब एमरजेंसी के बाद खसूसी अदालत में मुकदमा चला, परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब नाज़रीन सुनिएगा, गंडापुर साहब आर्मी चीफ को फांसी पे लटकाने की बात कर रहे हैं जिसने आइन तोड़ा हो। डिक्टेटर ने आइन तोड़ना है ना, आमिर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अपने पाँव तले रोंदना है। तो जब परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हुई थी खसूसी अदालत से, बड़कें तो मार रहे हैं, ऐलानात तो कर रहे हैं, तो निकालें परवेज़ मुशर्रफ को। जब खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को नाज़ी सज़ा सुनाई थी तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब के अटॉर्नी जनरल, इमरान खान साहब के वज़ीर कानून, इमरान खान साहब के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब, फ़रोग नसीम, अनवर मंसूर खान साहब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और किसका दिफा कर रहे थे? परवेज़ मुशर्रफ, डिक्टेटर का, आइन तोड़ने वाले का जिसने संगीन गद्दारी की, उसका दिफा कर रहे थे। और भाई अगर आप में इतना दम खम होता, आप अपने कॉलो फेल के इतने सच्चे होते, तो अपने दौर में मुशर्रफ को वापस लेके आते, उसे खसूसी अदालत के फ़ैसले की रोशनी में फांसी के तख्तादार पे लटकाते। कौन से आइन तोड़ने वालों को आप फांसी के तख्तादार पे आप लटकाने की बात करते हैं? आपको तो अदालत ने फ़ैसला दिया, आप तो उस जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने चले थे, आप तो उस जज को पागल कह रहे थे। आज आप इस किस्म की बातें करके कि आइन तोड़ने वालों को फांसी देंगे, और भाई जिसने आइन तोड़ा था उसको फिर लगाते ना फांसी पे, उसका तो आप दिफा कर रहे थे। अब बता दें किसने अभी पाकिस्तान में आइन तोड़ा है? साबिक आर्मी चीफ ने तोड़ा, उसने सज़ा भुगती। सज़ा तो उन्होंने नहीं भुगती, जला वक्त नहीं भुगती, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फाइल की, लेकिन आज आप किसकी बात कर रहे हैं? इतनी अगर दलेरी थी, दबंग थे, तो फिर कर लेते अपने दौर में, साबिक आर्मी चीफ को फांसी पे लटका देते। और फिर नाज़रीन क्या कहते हैं आप सुने, क्या एक सूबे का वज़ीर आला ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है? क्या कहते हैं कि तुम अपने पाँव पर आओगे लेकिन फिर तुम्हारी यहाँ से लाशें जाएंगी। ये किसकी लाशें भिजवाने की बात कर रहे हैं? और क्या एक वज़ीर आला, एक सूबे का सरबराह ऐसा गैर जिम्मेदार बयान एक भरे मजमे में, अब पता नहीं भरा था या नहीं था, ऐसा बयान दे सकता है कि तुम आओगे, तुम्हारी लाशें हम वापस भिजवाएंगे? अभी हम पहले रोना रोते हैं कि
मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि इसके साथ मासलत भी ना हो, कि बलूचिस्तान में जो पंजाब से लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं उनकी लाशें आती हैं। तो ये गंडापुर साहब की किन लाशों की बात कर रहे हैं? अब नाज़रीन, मैं जो चीज़ जिस मतलब स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि यार जब आप अपने अवाम के सामने, अपने सूबे के अवाम के सामने इस तरह की बातें करेंगे, उनके जहन में क्या पकेगा, क्या बनेगा, वो क्या सोचेंगे? वो नफरत से देखेंगे बाकी सब लोगों को। फिर लोग कहते हैं कि आज़ादी राय है। ऐसी आज़ादी राय है कि आप इश्तियाल अंगेज़ी करें, लोगों के नापुख्ता जहनों को आप आलूदा करें, उनमें इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करें, उनमें कानून हाथ में लेने की एक सोच पैदा करें आप। इसकी नाज़रीन इजाज़त नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट है अली अमीन गंडापुर साहब का। आगे नाज़रीन कहते हैं कि खुदा की कसम तुमसे हिसाब लेंगे और एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब लेंगे, और तुम्हारे बाप में भी जुर्रत नहीं कि फाटा और पाटा पे आप टैक्स लगाएं। अफसोसनाक है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन एक तस्वीर चल रही है, जो मैंने कहा कि मुर्शद की मुर्शद से मुलाकात, तो ये तस्वीर नाज़रीन आपको दिखाते हैं और फिर इस तस्वीर से मुख्तसर सा तबसरा कर लेंगे। ये नाज़रीन तस्वीर है, ये जो तस्वीर है नाज़रीन, एक मिनट जी नाज़रीन मुझे निकाल लेते हैं, ये आ गई। ये नाज़रीन तस्वीर है, ये आप देखें, ये चाइना के सदर शी हैं, चाइना के मुर्शद हैं, चाइना की ग़ालिबन तीसरी मरतबा सदर हैं, और ग़ालिबन लेकिन बहरहाल बड़े अरसे से, सालों से चले आ रहे हैं, 10 साल से भी ज़्यादा अरसा इनको हो चुका है। तो चाइना में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी मोहब्बत से, इज़्ज़त की निगाह से इनको देखा जाता है। एक मुर्शद का दर्जा हासिल है, यानी सदर शी को चीन में। अब साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, और साथ में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब हैं। अब आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, जैसे मैंने कहा कि सैयद हैं, तो सैयदों को भी मुर्शद कहा जाता है। तो एक वहाँ के मुर्शद और एक यहाँ पे मुर्शद। लेकिन नाज़रीन जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो ख़बर नहीं है। मैंने नाज़रीन एक ट्वीट किया है जिसमें मैंने ये कहा है कि ये तस्वीर तो चलें, इसमें ये नज़र आ रहा है कि एक मुलाकात हुई है जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद हैं, सदर शी के साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब का मुसाफ़ा हो रहा है, यानी तीनों की मुश्तरका मुलाकात कह लें या मुसाफ़ा कह लें, जो भी कहना है। लेकिन मैंने कहा नाज़रीन ख़बर तब बनेगी जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होगी, और वायरल होने के बाद इस तस्वीर के बाद नाज़रीन जो चीखें निकलेंगी, वो दरअसल असल ख़बर होगी कि इस तस्वीर से किस किस को तकलीफ़ पहुंची है, किस किस को हसद हुई है। क्योंकि नाज़रीन नज़र आ रहा है, चाहे किसी को नज़र आए ना आए, कि मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम हो गया, मुआशी इस्तेहकाम हो गया, तो हम फारिग। तो ये तस्वीर जो मुल्क में गैर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, उनके लिए जो है मेरे ख़्याल से एक पैगाम है, और ऐसा पैगाम है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए हैं। और कोशिशें नाज़िर यही हो रही हैं, जब उस वक्त चीन के सदर का दौरा रोका गया था कि चीन के सदर पाकिस्तान में ना आएँ, अब भी ऐसी कोशिशें हैं कि ये मुलाकातें वज़ीर आज़म की चाइना में, सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, इन मुलाकातों से कहीं पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आ जाए, वो इस्तेहकाम रोकने की कोशिश हो रही है। तो अब इस तस्वीर के बाद डेफिनेटली पता नहीं क्या क्या मुग़लज़ात बके जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।